नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है द रेड माइक में। और ये है एक और एपिसोड एक शो का जिसका नाम है गाड़ी बुला रही। गाड़ी बुला रही है कि आज के एपिसोड में एक बार फिर से कार गुरु हमारे साथ हैं और इस बार गाड़ी के बारे में भी बात होगी कार गुरु से, लेकिन गाड़ियों के बजट के बारे में भी बात होगी। बजट में निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री कितनी मेहरबान रही हैं ऑटो सेक्टर पर। बहुत खबरें आई कि लग्जरी कार पर आपने टैक्स की छूट दे दी, यानी कि अब क्या इस देश में लग्जरी कार सस्ती हो जाए, बस यही एक प्राथमिकता है। लेकिन उसमें भी एक पेंच है। पेंच कुछ ऐसा कि हाथ को आया मुंह ना लगा। तो उसकी गणित क्या है वो समझेंगे, प्लस समूचे ऑटो सेक्टर में बजट में क्या है और क्या वो ऑटो सेक्टर के लाइन और लेंथ बिगाड़ सकता है या बना सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। ओपनिंग कमेंट्स में चाहूंगा अगर आप कुछ बोलना चाहें, फिर मैं अपने सवाल पूछूंगा। बजट, संकेत ऑटो जी के सेक्टर। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। संकेत जी, ये बात तो सही है कि बजट से हमें उम्मीदें बहुत थी और काफ़ी कुछ गवर्नमेंट हिंट दे रही थी कि वह ऑटो के लिए बहुत कुछ करना चाहती है। ठीक बजट से पहले ऑटो एक्सपो भी ऑर्गेनाइज हो गया, जिसको लेके बहुत सारी और चर्चाएं हो गई। कंपनी को भी इंस्ट्रक्शन दे दिए गए कि आप तैयार हो जाइए, हम कुछ नया लेके आ रहे हैं, बड़ा लेके आ रहे हैं। और जब बजट आया तो कान यहाँ की जगह यहाँ से घुमा के पकड़ लिए गए और एक्चुअल में कंज्यूमर के लिए कोई बड़ा बेनिफिट नहीं आया। इनडायरेक्टली जो बेनिफिट हैं वो जरूर थोड़े थोड़े आएंगे, उससे सेक्टर को फ़ायदा होगा, लेकिन वो इनडायरेक्टली है। डायरेक्टली बड़ा बेनिफिट नहीं देखने को मिला जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। शायद जीएसटी पे ही अगर थोड़ा बहुत दाएं बाएं कर लेते तो उससे बेनिफिट मिलता। लग्जरी कारों पर उन्होंने एक्साइज ड्यूटी कम की, लेकिन घुमा के इधर से AIDC लगा दिया, तो फर्क क्या पड़ा? कुछ भी नहीं। AIDC का मतलब है एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, और ये 40% लगा दिया। इससे पहले ये सेस केवल बड़ी लग्जरी ज्वेलरीज पर लगता था जो इंपोर्ट की जाती थी। अब उन्होंने कारों को भी उसी कैटेगरी में रख दिया कि वो लग्जरी जो रईस लोग बड़े बड़े सॉलिटेयर खरीदते थे विदेशों से जाके, उस पर जो ड्यूटी लगती थी वो ड्यूटी अब कारों पे लगाने लगे। तो क्या कह सकते हैं? बस यही कह सकते हैं कि एक्साइज से यहां से कट किया, निकाल के वहां लगा दिया। हाँ, उसका इनडायरेक्ट बेनिफिट जरूर मिलेगा, और क्योंकि उन्होंने कृषि धन्य धान्य कृषि योजना करके एक चालू की है, तो उसमें थोड़ा वो पैसा डालना है उनको, तो यहां से कान उमेट के वहां ट्रांसफर करने का प्लान है। ओवरऑल जो बजट का अगर सम निकालूं मैं, तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बेसिक, वेरी बेसिक इंफ्रा तैयार करने की कोशिश भर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर कोशिश से थोड़ा और आगे बढ़ जाते तो शायद ज्यादा बेनिफिट नजर आते हमको। आप एक एक करके बात करेंगे अमित जी, लेकिन सबसे पहले ये लग्जरी कार वाली बात करते हैं, क्योंकि जैसे ही ये खबर आई कि लग्जरी कार पर टैक्स कम, लग्जरी बाइक पर टैक्स कम, तो उसके बाद जाहिर सी बात है कि कुछ रईस, कुछ स्टार्टअप वाले, कुछ नया नया पैसा वाले, कुछ वो लोग जिनको मुआवजे में खूब सारा पैसा मिला है कि अब क्या करें, इस तरीके के तमाम लोगों के दिल में लड्डू फूटा होगा कि आओ लग्जरी कार खरीदें। लेकिन फिर आ गया ये कमबख्त टैक्स, सेस। ये बात सही है, क्योंकि जैसे ही हमें खबर, मतलब न्यूज में जो देखने को मिला वो बहुत छोटा सा हिस्सा था, और उससे ये पता चला कि 125 से सीधे 70 आ गए। क्या बात है, बड़ी खुशी की बात, और बड़ा अच्छा लगा जानकर कि चलो भाई इतना कम कर दिया है। तो और वो भी 35 लाख रुपए की कार पर, यानी वो अब कार 35 वाली 60 की बिकेगी, जो किसी जमाने में 70, 72, 78 की बिका करती थी। तो अगर आप ऐसे देखें तो हमें लगा कम, लेकिन जैसे ही उसके फाइन प्रिंट पढ़ने शुरू किए और पता पड़ा ये तो पैसा जो एक्स्ट्रा है वो, उसके बारे में तो सामने खुल के कहा ही नहीं गया। और वो 40% पैसा जो है, जो सेस के तौर पे लगेगा, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस के नाम से, वो एक दूसरे सेक्टर को चला जाएगा, और जाएगा कस्टमर की ही जेब से, जाएगा ब्रांड्स के ही पास से,
घूम फिर कर, तो वो तो वहीं का वहीं रहेगा। यानी कारों की कीमत जो हमें उम्मीद थी कि लग्जरी कारें 1 रुपए सस्ती होंगी, तो 1 रुपए भी सस्ती नहीं हो रही हैं, ये वो सच है। तो ये एक्सरसाइज करने के का मकसद क्या हुआ? अच्छा, दूसरी चीज, क्या गाड़ियों पर जीएसटी नहीं लगता? और अगर लगता है तो फिर ये सेस, और अगर आप सेस लगा रहे हैं तो फिर जीएसटी का मकसद क्या हुआ? जीएसटी का तो मतलब ये था ना कि एकदम सिंपल एक मुश्त टैक्स, अब उसके ऊपर ओवर एंड अबव भी लगेगा। एक्चुअल में क्या है कि गवर्नमेंट ने हमेशा ही ये पॉलिसी रखी, ऐसा नहीं था कि हाँ, जब जीएसटी को बोला गया था तो यही कह के कहा गया था कि इंपोर्ट ड्यूटी अगर हम छोड़ देते हैं तो उसके अलावा सब पर एक ही टैक्स लगेगा, और ये बात सही भी थी। लेकिन जब हमने उसको प्रॉपर डिकोड करना शुरू किया तो इंपोर्ट होने वाली गाड़ियों पर एक अलग तरह की इंपोर्ट ड्यूटी थी, वो पहले भी लग रही थी और आज भी लग रही है। जैसे हमने आपसे साथ शेयर किया कि पहले 125% थी, वो 125% अभी भी है, यानी उसमें तो कोई चेंज नहीं आया। फिर चेंज जो है वो ये घुमा के 70% करके बाकी एग्रीकल्चर उसमें दे दिया गया। एक्चुअल में मतलब गवर्नमेंट ने एक योजना भी अनाउंस की है, वो धन्य धान्य कृषि योजना, और किसान क्रेडिट कार्ड में भी उनको बजट बढ़ाना था, तो उनको पैसा चाहिए था। तो उन्होंने कहा पैसा कहाँ से निकाले? उन्होंने कहा लग्जरी कार वाले फंड से निकाल के इसमें ट्रांसफर कर दो, ताकि कम से कम यहाँ पे पैसा मिल जाए, और इस एग्रीकल्चर के थ्रू जो सरकार को किसानों को पैसे डायरेक्ट उसमें देने हैं या किसी और तरीके से देने हैं, उसमें बेनिफिट मिले। और होपफुली इससे शायद ट्रैक्टर या कृषि इक्विपमेंट इन सब में थोड़ी सी बेनिफिट दिए जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी BS6 और BS वाले नॉर्म्स नहीं चलते हैं। हाँ बिल्कुल, दुनिया जहां की चीजों पर चलते हैं। लेकिन मैं तो इसमें यही सोच रहा हूं कि इतना कान उमेट उमेट के टेढ़ा मेढ़ा करके करने, भाई सब कुछ टैक्स पहले भी आप ही के पास जा रहा था, अभी भी आप ही के पास जा रहा है, तो ये खांचा चेंज करने से आप पहले भी चाहते तो कर लेते। ये जो बही खाते में यहां से निकाल के उधर, अंत में तो जा सब आप ही के पास रहा है। बात बिल्कुल सही है कि जा तो गवर्नमेंट के पास ही है, जा तो गवर्नमेंट के पास ही रहा है, आवंटन कर सकते थे। लेकिन अब क्या है कि वो एक फंड में इकट्ठा हो जाएगा, और कोई बेहतर फाइनेंशियल एक्सपर्ट बता सकता है कि क्या बेनिफिट इसके आएंगे। लेकिन मुझे पर्सनली ये लगता है कि ये कान उमेटने वाली बात है, यहाँ से पकड़ो या वहां से पकड़ो, कस्टमर के ही पकड़े गए हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। और चेंज आता तो कहीं ज्यादा हमें खुशी होती, भले वो चाहे 1 रुपए का ही आता। एक्चुअल में लग्जरी कारों पर कोई नहीं आया, और लग्जरी कार इंडिया में ऑलरेडी बहुत तेजी से मार्केट ग्रो कर रहा है। ऐसा बात नहीं है कि केवल लोअर मार्केट ग्रो कर रहा है, लग्जरी कार का भी बाजार बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। मगर जो कंपनी का उद्देश्य था कि 2030 तक वो 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचेंगे, वो गोल अब हमें बहुत नजदीक नहीं दिख रहा है। रीजन उसका यह है कि उन्होंने जो हमें टैक्स रिबेट भी दिए हैं, उन्होंने कहना है हमने कई जगह एक्साइज में मतलब कंप्लीट इंपोर्ट ड्यूटी में टैक्स दे दी। जैसे 36 उन्होंने मिनरल्स बताए हैं जिनमें लिथियम वगैरह, कोबाल्ट और मैग्नीशियम, निकल, जिंक ऑक्साइड जैसे बहुत सारे मतलब मटेरियल्स पर उन्होंने छूट दी, जो कि एक्चुअल में सेल बनाने के लिए यूज होते हैं। इसके अलावा कुछ और भी उन्होंने सेमीकंडक्टर्स पे छूट दी, जिनसे कि एडास वगैरह के इक्विपमेंट बनाने में थोड़ी हेल्प मिलेगी। उस इंडस्ट्री को इनडायरेक्टली तो बेनिफिट हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो उन्होंने छूट दी है, आप ध्यान से पढ़ें तो वह लिथियम आयन के जो स्क्रैप है उस पर छूट दी है। यानी इंडिया में आपको उसकी प्रोसेसिंग यूनिट बनानी पड़ेगी, फिर आप उसका फायदा उठा पाएंगे, क्योंकि वो लिथियम प्योर लिथियम के इंपोर्ट पे नहीं लगाई उन्होंने, उसके स्क्रैप पर लगाए बेनिफिट दिया है। तो वो बेनिफिट के लिए मतलब एक प्रोसेसिंग यूनिट भी लगानी पड़ेगी इनको। हाँ, पीएलआई स्कीम से जरूर फायदा होगा, और वो पीएलआई स्कीम थोड़ा सा जरूर हमें अच्छी लग रही, हालांकि अमाउंट उसमें भी कट कर दिया है। एक एक करके बात करते हैं। अभी तक हमने लग्जरी कार्स के बारे में बात की, और उसमें बस एक कंक्लूडिंग क्वेश्चन, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। फर्ज कीजिए, मान लीजिए कि ये सेस ना लगा होता, तो ऐसी कौन कौन सी गाड़ी थी, और उनमें मतलब थोड़ा सा लोगों को सपना तो दिखा दें, जिन लोगों के सपने जगे थे, तो किन किन गाड़ियों पर वो मतलब लग्जरी डिफाइन कैसे हो रहा था, कितने लाख से ऊपर की गाड़ियां लग्जरी थी, और उसमें कितनी कटौती हो जाती। एक्चुअल में गवर्नमेंट ने जो पैरामीटर दिया था वो डॉलर्स में था, $40,000। मतलब करेंसी में अगर हम रफली कैलकुलेट करें तो 35 लाख रुपए से ऊपर की इंपोर्ट की हुई गाड़ियां, जो कि 3000 सीसी से ऊपर के इंजन के साथ में थी, या इस अमाउंट के साथ में।
ऐसी गाड़ियों पर ये ड्यूटी लगती है और ये ड्यूटी 125% थी। अब ये गाड़ियों में अधिकतर वो लग्जरी कारें हैं जो इंडिया में असेंबल्ड नहीं होती हैं। कई मर्सिडीज भी कुछ गाड़ियां, लंबोर्गिनी, आस्टन मार्टिन, फरारी और ये जब जितने भी बड़े शेर खान है ये सारे के सारे इंपोर्ट करके इंडिया में बेच रहे थे उनके लिए, और जो इंडिया में असेंबल कर रहे थे उनमें भी उन्होंने कोई बड़ा चेंज दिखाया तो है कि हमने इसमें एसकेडी फॉर्मेट में इतना किया, सीकेडी में इतना किया, लेकिन एक्चुअल में वो बेनिफिट उतना ज्यादा आ नहीं रहा है हमें हाथ में। जैसे एसकेडी पहले 25% होता था उस पर टैक्स, अब इन्होंने 20% कर दिया, लेकिन 5% एआईडीसी उस पर भी लगा दिया। सीकेडी पे पहले 15% ड्यूटी हुआ करती थी, अब उन्होंने उसे 10% कर दिया, लेकिन 5% एआईडीसी वहां लगा दिया। तो टोटल जो डिफरेंस था वो कोई चेंज नहीं आया, उतना ही का उतना नहीं। लेकिन अमित जी, ये तो आपने गाड़ी के बारे में बताया, अब मैं जो न्यूज रिपोर्ट्स देख रहा हूं ये इंपोर्टेड बाइक्स पर भी है, मोटरसाइकिल पे, जिसमें ये कहा जा रहा है कि भाई इससे हार्ली डेविडसन और टेस्ला वेस्ला के अडॉप्ट करने में आसानी होगी। अच्छा, इसमें एक गणित जियोपॉलिटिकल भी है, क्योंकि वहां ट्रम्प साहब आ गए और हार्ली डेविडसन और टेस्ला दोनों ही, जिसे कहते हैं ना ट्रम्प साहब के मेरे दो अनमोल रतन, तो क्या ये बजट में वो रियायत दिखाने के लिए कि देखो हमने इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी, तो क्या बाइक पर भी ये एग्रीकल्चर सेस लगेगा? जी हाँ, इत्तेफाक से ये भी उतना ही सही है, क्योंकि उन्होंने 1600 सीसी से ऊपर की बाइक पर जो टैक्स सिस्टम था उसमें एक्चुअल में कोई बेनिफिट नहीं आया है, कस्टमर को पास ऑन कोई बेनिफिट नहीं है, ये टैक्सेस है। हाँ, ये जरूर है कि इंपोर्ट ड्यूटी कम हो गई है, और ये बात सही है कि उनके दोनों फेवरेट ब्रांड, जिनमें एक ने इंडिया में एंट्री की करने के बाद हैंडओवर कर दिया और वापस चलेगा, हार्ले डेविडसन जिसकी आप बात कर रहे हैं, और टेस्ला तो एंटर करने से ही अभी डर रही है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो दाएं से जाए कि बाएं से जाए, वो खेल उनका अभी भी जारी है। तो ओवरऑल तो मैं ये कह सकता हूं कि उनके दो अनमोल रतन जो है उनमें से किसी की भी एंट्री अभी हमें दूर दूर तक दिख नहीं रही है, और अगर दिखती भी है इन एनी कंडीशन, हो सकता है इन फ्यूचर ये एक स्टेप है कि अभी आप एआईडीसी लगा के बराबर रखें, फिर एआईडीसी का अमाउंट कम करते चले जाए, ताकि इंपोर्ट ड्यूटी वहीं की वहीं बनी रहे और सस्ती एक्चुअल में हो जाए। लेकिन ये हो सकता है कि अगले 2-3 बजट के बाद उनका प्लान हो, अभी तो नहीं दिख रहा मुझे। जी अमित जी, आइए अब आगे बात करते हैं, और वो है कि इस बजट में ऑटो सेक्टर के लिए क्या क्या चीजें थी, आउटले क्या था, उम्मीदें क्या थी ऑटो सेक्टर की, जैसे कि सीएम ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की एसोसिएशन जो है, इसके अलावा और जो कंपोनेंट्स वगैरह बनाते हैं, ये ऑटोमोबाइल सेक्टर किस चीज की उम्मीद लगाए बैठा था और बजट में क्या क्या था, तो एक एक करके अगर आप ये सारी चीजें बताएं। देखिए, सियाम को तो सबसे ज्यादा उम्मीद केवल और केवल जीएसटी से थी कि आप जीएसटी में कुछ फेरबदल करें जिससे सियाम को एक्चुअल में फायदा मिले। सियाम, वो मैं क्लियर कर दूं, ये एसोसिएशन है ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का, और मैन्युफैक्चर जैसे टाटा, महिंद्रा, मारुति, ये इन सब का एसोसिएशन है, और इसके इस समय चेयरमैन है शैलेश चंद्रा, बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे और खूब बात होती है उनसे, और टाटा के वो एमडी हैं पैसेंजर व्हीकल डिवीजन के, और वो इस समय उसके सियाम के चेयरमैन है। उनका भी यही था सोच कि थोड़ा सा अगर हमें टैक्स में बेनिफिट मिल जाए, जिसे डायरेक्ट बेनिफिट कहते हैं, तो उससे फायदा होगा, लेकिन उसमें कोई बेनिफिट उन्होंने नहीं दिया। हाँ, वो अलग बात है कि कई कंपनीज को इनडायरेक्टली बेनिफिट आ रहे हैं, तो वो अलग बात है। रही बात एक्मा की, तो एक्मा कंपोनेंट मैन्युफैक्चर है का एसोसिएशन है, और ये कंपोनेंट मैन्युफैक्चर इंडिया के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि यही सब चीजें बनाकर कंपनीज को देते हैं, जिन्हें कंपनी असेंबल करके कार बनाती हैं। ये वो सच्चाई है जो शायद हम आम लोगों को पता नहीं है। तो ये रीढ़ की हड्डी है, ये जो बेनिफिट चाह रही थी, और इसको बेनिफिट बहुत छोटी छोटी सी चीजों में मिला है, कोई बड़ी चीजों में नहीं मिला। जैसे बैटरी के लिए जो थे उनको थोड़ा सा मिल गया है, थोड़ा सा कंपोनेंट में कुछ मिल गया है, सेमीकंडक्टर्स के हिस्से में मिल गया है, लेकिन बड़े हिस्से में अभी भी मिसिंग है। और एक चीज जैसे बढ़ गई, आजकल एक नई बीमारी थी जिसके लिए हम आप जिक्र कर चुके हैं, बड़ी साइज की टच स्क्रीन, उस पर गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया एक्चुअल में, तो वो उससे तो एक्चुअल में जो बड़ी बड़ी टच स्क्रीन के दीवाने थे उनकी कीमत और बढ़ेगी एक्चुअल में। अच्छा है, मैं तो कह रहा हूं अच्छा है, क्योंकि ये तो ऐसा पागलपन था कि पूछिए मत।
तो ये तो आपने बता दिया कि इंक्रीमेंटली कुछ कुछ चीजें मिली हैं और उससे कोई जिसे कहते हैं ना बहुत बहुत समस्या का समाधान हो जाए उस तरीके की चीज आपकी बात से लग रहा है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर को नहीं दिखा है। हालांकि अब क्या है कि अब सरकार से पंगा कौन ले, तो जब लोगों के सामने बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिकों के सामने माइक लगाया जाएगा तो यही बोलेंगे कि पाथ ब्रेकिंग बजट। लेकिन मतलब मुझे आपकी बहुत बात से बहुत अच्छे से मालूम है कि हाँ, मैं एक कंपनी के एमडी से बात कर, नाम नहीं लूंगा, माफी हाँ, चाहूंगा। हाँ, और हाँ, उस समय नई पीएलआई स्कीम गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी और अनाउंस होते ही मैं उनके सामने बैठे बात कर, तभी अनाउंसमेंट आ गई, हमने पढ़ा देखा और उनसे बात की। बोले अमित जी, कैमरे के सामने तो मैं यही कहूंगा कि मैं वेलकम कर रहा हूँ और हमें बहुत अच्छा लगा इस स्कीम का, लेकिन पढ़ूंगा तो देखा जाएगा। मतलब बगैर पढ़े उनका स्टेटमेंट आ गया कि सब बढ़िया है। तो अब बस यही मैं यही है असलियत, और यही ये है असलियत असलियत। है। मैं मतलब एक कंपनी का एमडी मतलब साफ कह रहा है कि अमित जी बिल्कुल पढ़ने का मौका नहीं है, लेकिन हमें स्टेटमेंट ये देना चाहिए और मैं यही दूंगा। और यही आया उनका स्टेटमेंट, थोड़ी देर बाद पैसे ली जा गई और मैं उनके सामने ही बैठा हूं। अब ये फर्जीवाड़ा नहीं है तो और क्या है। पता नहीं अब इसे लेकिन क्या कहा जाए, या इसे दबाव कहें, फर्जीवाड़ा कहें, या गुड फेथ में चलना कह रहे हैं, जो भी आप हाँ, शब्द इस्तेमाल करें, हाँ, व्यूअर्स हाँ, सब जानते हैं, समझदार हैं आजकल, कोई पीछे नहीं है। करेक्ट। आइए अब बात करते हैं जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के बारे में आपने बात की, पीएलआई। आप कह रहे थे कि इसमें थोड़ा बहुत फेरबदल हुआ है, तो ये जो हुआ है वो क्या है, पहले क्या था, अब क्या परिवर्तन हुआ और इसका क्या लाभ पॉसिबली मिल सकता है। देखिए, पीएलआई स्कीम में गवर्नमेंट इंडिया में कुछ मैन्युफैक्चरर को इनवाइट की थी अपनी शर्तों के साथ कि अगर आप प्लांट लगाएंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो हम आपको कुछ बेनिफिट देंगे जिन्हें हम सब्सिडी के तौर पे कह सकते हैं। और वो बेनिफिट का नाम था पीएलआई स्कीम। कई कंपनीज ने अप्लाई किया था, कुछ को अप्रूवल मिले। जिनको अप्रूवल मिले उनमें टाटा, महिंद्रा, मारुति सुजुकी, टीवीएस, बजाज, हीरो मोटोकॉर्प, ये कार और व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स थे। इनके अलावा कुछ पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स भी थे जिनको इसमें बेनिफिट मिला, जिनमें कि मदरसन सुमी है, बॉश है, लुकास है, टोयोटा किर्लोस्कर है, मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक है, टाटा ऑटोकॉम जो कि बैटरी बनाती है वो है। ऐसी कुछ कंपनियों को भी थोड़ा सा बेनिफिट दिया गया, यानी टोटल बेनिफिट जो है वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में जाने वाले लोगों के लिए ही था और उन्हीं को पीएलआई में बेनिफिट मिलेगा। और जो ये कंपनीज हैं जिन्होंने ये बेनिफिट के लिए अप्लाई किया था, उनमें थोड़े थोड़े से फंड डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अभी एक्चुअल नहीं पता चला है कि किसको कितना पहुंचेगा, लेकिन हाँ वो पहुंचेगा। लेकिन अमाउंट डिक्लेयर हो गया, वो है 2,819 करोड़ रुपए। ये अमाउंट पीएलआई में दिया जाएगा और ये सभी इतना कंपनी जो अमाउंट पीएलआई काफी में है बेनिफिट अमित है। जी, आपके कैलकुलेशन के हिसाब से। देखिए, आज की तारीख में एक अच्छी खासी फैक्ट्री जो ऑटोमोबाइल ग्रेड की अगर आप लगाते हैं, तो वो एक फैक्ट्री का ही बजट करीबन 2,000 से लेकर 12,000 करोड़ रुपए के बीच पहुंच जाता है। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ऊंट के मुंह में जीरा है, लेकिन थोड़ा तो है, थोड़ा बेनिफिट तो आएगा इससे। बिल्कुल। अब आइए बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की। मतलब हिंदुस्तान में एक टाइम पर बहुत जोर शोर से बात हुई कि अब ईवी इज द फ्यूचर और ईवी और ये, फिर उसके बाद हमने देखा कि सरकार के कुछ मंत्रालय जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अब इसमें कोई सब्सिडी नहीं देंगे हम ईवी में। और एक मंत्रालय था हेवी इंडस्ट्री, जैसे मुझे याद है कॉमर्स मिनिस्टर और रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कहते हैं कि नो सब्सिडी, लेकिन हेवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री ये कहती है कि बहुत भारी सब्सिडी देने की जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर ईवी का बनाने के लिए, तभी तो लोग ईवी पर जाएंगे, वरना क्यों जाएंगे। कोई गाड़ी थोड़ी खड़ी कर देगा सड़क किनारे, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो मोदी सरकार में ही मंत्रालय वर्सेस मंत्रालय हो गया था सब्सिडी को लेकर के ईवी पर। मैं आपसे ईवी के लिए जानना चाहता हूं इस बजट में क्या है। ईवी के लिए डायरेक्टली कोई बेनिफिट नहीं दिया गया। ये जो पीएलआई स्कीम है ये ईवी की ही बेनिफिट है, लेकिन ये इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए है, ईवी पर डायरेक्ट बेनिफिट देने के लिए नहीं। लेकिन सेटअप पर भी अगर कुछ इन्वेस्टमेंट में कुछ भी आपको एडिशनल बेनिफिट मिलता है तो उसका फायदा ब्रांड को, कंपनीज को होता है और कंपनीज के लिए इजी हो जाता है काम करना। तो एक तो ये बेनिफिट हो गया। दूसरा, अब कुछ मिनरल्स वगैरह में सेल मैन्युफैक्चरिंग को मोटिवेट करने की कोशिश है, जिसमें उन्होंने कईयों पर एक्साइज ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी को बिल्कुल माफ कर दिया, जीरो कर दी है। जिसमें लिथियम, स्क्रैप, निकल, कैल्शियम, कोबाल्ट और उससे रिलेटेड जो मटेरियल जो सेल बनाने में यूज होते हैं उस पर। लेकिन उस पर
मेरा मानना था या तो टोटल मिनरल्स पे करते ताकि उनका मिनरल्स को सीधे इस्तेमाल में लाया जा सकता। अभी उन्होंने स्क्रैप पे किया है जो थोड़ा सा रिस्की मैटर है कि वो स्क्रैप पे बेनिफिट लेके एक्चुअल में क्या काम किया जाएगा, अगर उसको प्रोसेस करके दोबारा यूज किया जाए गुड जॉब। हालांकि इससे जो वेस्ट हैजर्ड है उसके मैनेजमेंट में क्या होगा इस बारे में कोई बात नहीं की। इनडायरेक्टली ये पॉल्यूशन फैलाएगा, कम नहीं करेगा, क्योंकि हैजर्ड मटेरियल जब आप स्क्रैप से उठाते हैं तो उसमें से कितना भी इस समय 98% तक की मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि 98% तक रीयूज रिसाइकिल हो जाता है, लेकिन जो 2% बचता है वो भी करोड़ों टन होगा। तो उसे भी समझना पड़ेगा, उसे कैसे गवर्नमेंट संभालना चाहती है, उसके लिए क्या प्रोसेस रखना चाहती है, उसके लिए क्या बजट रखना चाहती है, किन कंट्रीज को जाएगा, वो कहाँ डंप किया जाएगा, वो सब चीजें भी हमें समझना है। ईवी इंडस्ट्री को इनडायरेक्टली केवल यही फायदा, लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी जो है वो ये कि इंडिया में अभी तक सेल मैन्युफैक्चरिंग चालू ही नहीं हुई है। तो फिर सेल मैन्युफैक्चरिंग को डायरेक्ट बेनिफिट जो देना चाहिए वो तभी होगा जब सेल के प्लांट लगेंगे। अभी तो इंडिया में जितने भी कार मैन्युफैक्चरर्स है सब पूरे बने बनाए सेल इंपोर्ट कर रहे हैं, और वो सेल इंपोर्ट करके उसकी असेंबलिंग करते हैं, उस पर अपना बीएमएस लगाते हैं, अपने सॉफ्टवेयर लगाते हैं, और फिर उसका नाम होता है बैटरी। उससे पहले वो सेल ही रहते हैं। तो जब हम सेल ही इंपोर्ट कर रहे हैं तो सेल के मिनरल्स को बेनिफिट देने का बड़ा फायदा नहीं, जब तक सेल लगाने के प्लांट के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ना दिया जाए तब तक। और वो नहीं दिया है हमने। एक्चुअली वो महंगा प्लांट है तो शायद इसीलिए अभी कंपनीज भी तैयार नहीं हो पा रही हैं कई, और कुछ प्लान कर रही हैं, जमीन ले रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन अभी उसमें टाइम लगेगा। और अभी ये जो ईवी बैटरी इंफ्रास्ट्रक्चर है और ये सारी चीजें हैं, इसमें किस देश को महारत हासिल है? क्या उस देश का नाम सी से शुरू होता है? हाँ बिल्कुल, चाइना ही है उसमें सबसे आगे। उसका रीजन ये है कि उनको जब वहां गवर्नमेंट ने सब चीजें तैयार की थी उस दौर में उन्होंने तय कर लिया था कि हम आइस को प्रमोट नहीं करेंगे और ईवी को प्रमोट करेंगे, और उसके लिए उन्होंने ईवी का पूरा एक इकोसिस्टम तैयार किया, लॉजिस्टिक ठीक किए, उन्होंने मिनरल्स ढूंढने शुरू किए कि ईवी के लिए जो मिनरल्स चाहिए सेल बनाने के लिए वो कहाँ कहाँ मिलेंगे। जहां जहां मिलेंगे वहां खदानों की बोली लगाई उन्होंने कि कांगो में मिला तो कांगो में जाके खदान की बोली लगाई, ऑस्ट्रेलिया में मिला तो ऑस्ट्रेलिया में जाके खदानों की बोली लगाई उनकी कंपनीज ने, और उसको एक्वायर किया। एक्वायर करने के बाद फिर वो मिनरल्स को प्रोसेस किया उन्हीं कंट्रीज में ताकि वेस्टेज वहीं रहे, हमारी कंट्री ना आए, और फिर वहां से तैयार होकर मिनरल्स अपने यहाँ बुलाया और अपने यहाँ बैठ के उन्होंने उसके सेल तैयार किया। अब वो सेल इंडिया आ रहे हैं। तो एक्चुअल में चाइना ने बहुत आगे बढ़त बना ली है, और स्टडी बिल्कुल क्लियर है कि 2 जून जुलाई तक चाइना में ईवी 4 व्हीलर्स और ईवी आइस 4 व्हीलर बराबर पहुंच जाएंगे। जहां तक मेरा ख्याल है मई से लेकर जुलाई के बीच में किसी भी समय ये खबर आ जाएगी, मतलब वहां पे इक्वल सेल हो जाएगी। और इंडिया में हम 2030 में 30% की बात कर रहे हैं, यानी अभी हम बहुत ज्यादा पीछे हैं। नॉर्वे जैसा कंट्री जहां ऑलरेडी हम 80% के आसपास पहुंचने वाले हैं ईवी में, तो उस हिसाब से तो अभी हम बहुत पीछे, हमें बहुत काम करना बाकी है। आपकी पूरी बात सुन करके अमित जी ऐसे लग रहा है कि बहुत सारे चैप्टर हैं बजट के, बहुत सारी चीजें हैं ऑटोमोबाइल को लेकर के, लेकिन कोई भी एक ऐसी पाथ ब्रेकिंग चीज जिसको लेकर के ऐसे लगे कि ये उठाया कदम और इसके बाद ये खेल हो जाएगा, इस तरीके की कोई चीज कम से कम ऑटोमोबाइल सेक्टर में तो नहीं दिख रही है। क्या ये कंक्लूजन सही रहेगा? ये बात कंक्लूजन सही है कि डायरेक्ट कोई बेनिफिट नहीं है। हाँ, एक अगर इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो देखिए, पहली चीज तो ये कि अब एग्रीकल्चर में बेनिफिट मिलेगा। वो बेनिफिट कैसे मिलेगा? क्योंकि ये जो आप AIDC लगा रहे हैं, इससे जो पैसा इकट्ठा होगा वो एग्रीकल्चर में दिया जाएगा। नतीजा ये कि ट्रैक्टर इंडस्ट्री जो भी वो भी ऑटोमोबाइल का ही पार्ट है, वहां पे थोड़ा बेनिफिट पहुंचेगा, थोड़ा और बेनिफिट मिलेगा। एक और बेनिफिट है जो इनडायरेक्टली आएगा, ये जैसे इन्होंने 12 लाख रुपए पर इस समय इनकम टैक्स में छूट दी है, नतीजा लोगों के पास थोड़ा सा पैसा बचेगा जिससे कि वह अपनी नई कार खरीद के उसकी EMI पे कर सकेंगे। तो इस तरह से इनडायरेक्टली कस्टमर को बढ़ाने की कोशिश जरूर हो गई है। और मुझे मालूम है जब कभी इतने बड़े गैप मिलते हैं इनकम टैक्स में तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इनडायरेक्टली फायदा उठाती है उसका, और प्रॉपर्टी इनडायरेक्ट फायदा उठाती है, यानी रियल एस्टेट भी बढ़ेगा और ऑटोमोबाइल भी बढ़ेगा इनडायरेक्टली, क्योंकि लोगों के पास टैक्स से, इनकम टैक्स वाले हिस्से से थोड़ा सा पैसा बच जाएगा और वो यहां लगा देंगे, यानी खर्च तो करेंगे लेकिन वो अपने घर नहीं ले जा पाएंगे, गवर्नमेंट के इकोसिस्टम में वो फिर पहुंच जाएगा। अमित खरे जी,
कार गुरु बहुत बहुत धन्यवाद, रोचक चर्चा रही, मजा आया हमेशा की तरह। गाड़ी बुला रही है कि इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत धन्यवाद शामिल होने के लिए। दर्शकों आपका भी। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।